नमस्कार आप सभी को। आज आरएस प्री की रणनीति या आरएस प्री की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, जिसमें हम देखेंगे कि इतने कम समय में क्या आरएस प्री को क्लियर किया जा सकता है। साथ ही साथ हम क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े, और एक महीने का जो समय अवधि रही है उसमें कितना पढ़कर या क्या पढ़कर हम आरएस प्री को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये एकदम सच बात है कि आप एक महीने के अंदर आरएस प्री को आसानी से क्लियर कर सकते हो। अगर आप पहले से 3-4 बार अगर आपने अटैम्प्ट दिया है तो आपको पूरा यकीन होगा कि बिल्कुल आप कर सकते हो। और नए जो लोगों को मैं उनको पूरा एश्योर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप 30 दिन पढ़कर एक प्लानिंग के तहत पढ़कर आप आराम से आरएस प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने कौन से टॉपिक या इश्यू हैं जिनको कवर करने की कोशिश की है। तो पहला टॉपिक तो ये है कि प्रीवियस ईयर्स जो प्री के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका विषयवार अंक विभाजन और प्रश्न विभाजन इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि अब तक कितने सवाल कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, जिसके आधार पर ये आप एनालाइज कर सको कि कौन से सब्जेक्ट को या कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा अहमियत देनी है। साथ ही साथ हम आरएस प्री 2021 का डिटेल्ड अंक विभाजन और प्रश्न विभाजन भी साथ में देखेंगे कि अभी जो आरएस प्री रिसेंटली हुआ था 2021 में, उसमें कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ हम पढ़ाई करने के सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी एक महीने का समय और लिमिट टाइम पीरियड है। तो हमें बुक्स पढ़नी चाहिए या नोट्स पढ़ने चाहिए, सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, या क्या स्ट्रेटेजी हमें रखनी चाहिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगला पॉइंट रहेगा हमारा कि ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उन्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, खरीदे तो कौन सी कोचिंग का या किसका क्या रहना चाहिए, और साथ ही साथ अगर हमने खरीद लिया है तो उसको कितना समय देना चाहिए, या अभी उनको देकर पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो भी हम बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ एक बड़ा इश्यू है कि आजकल हर कोचिंग ने या टीचर्स ने अपने नोट्स उतार दिए, और वो भी हैंड रिटन नोट्स। तो इसमें हमारा और भी ज़्यादा थोड़ा सा डाइवर्जन रहता है कि हम वही नोट्स खरीदें या कौन सी कोचिंग के खरीदें या कौन से टीचर के खरीदें। तो इसके बारे में मैं आपको अनुभव बताने की कोशिश करूँगा कि नोट्स खरीदें या नहीं खरीदें या खुद के खरीदें। अगला है हमारा कि आरएस प्री 2023 का क्या कट ऑफ रह सकती है या सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो कट ऑफ तो एक तरह से पहले से ही अनुमान लगाना बेवकूफ़ाना हरकत होगी, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हम कितना सेफ स्कोर माने या कितने सवाल या कितने परसेंट या कितने अंक हम समझे कि हम वहाँ तक प्रयास करें तो आरएस प्री हमारा आराम से क्लियर हो सकता है। तो वो भी मैं अपने अनुभव और जो प्री के अब तक एग्जाम्स हुए हैं उनके एनालाइज और औसत के बेस पे आपको एक छोटा मोटा आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि हाँ, अगर आप इतना सा टारगेट रखते हो तो आपका आरएस प्री आसानी से क्लियर हो सकता है। साथ ही साथ बड़ा इश्यू रहेगा कि हम इस कम टाइम पीरियड में, या अगर आपके पास ज़्यादा भी टाइम है वास्तव में, तो भी हमें पूरा टॉपिक कवर अगर नहीं हो रहे हमसे, तो हम कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बैठते हैं और हमारा आरएस प्री के मोस्ट जो कवर अप एरिया है या जो एरिया है वो हमारा कवर हो जाए। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि आरएस प्री 2013 से लेकर 2016 तक अब तक जो पेपर्स हुए हैं उसमें कौन से टॉपिक से और कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए। एक तरह से अंक विभाजन की जगह प्रश्न विभाजन समझ लीजिए आप इसको। तो ये बताने से पहले मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताना चाहता हूँ कि आरएस प्री का एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है और इस एग्ज़ाम में 150 सवाल आते हैं। प्रत्येक प्रश्न अगर आप सही करते हो तो आपको 1.33 मार्क्स प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप कोई सवाल गलत करते हो तो आपका 0.44 मार्क्स नेगेटिव भी होता है या सही सवाल में से कट भी हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, या एक तरह से आरएस की ये पॉलिसी है। अब हम देखते हैं कि कौन से टॉपिक से हमारे कितने सवाल आए हैं, तो वो देख लीजिए आप कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की जियोग्राफी और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे भी शामिल होता है। इन 5 टॉपिक से मिलकर राजस्थान का सामान्य ज्ञान या राजस्थान का सामान्य अध्ययन वाला टॉपिक या पोर्शन बनता है। तो इसमें से अब तक 2013 में प्री में 47 सवाल पूछे गए थे, 2016 में भी 47 सवाल, 18 में 45, 2021 में 55 सवाल पूछे गए थे। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि एक तरह से आरएस प्री का 1/3 पोर्शन हमारे राजस्थान सामान्य अध्ययन से या सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है। तो अगर हमारा राजस्थान वाला पोर्शन क्लियर हो तो हम 1/3 पोर्शन आरएस प्री का सिलेबस का कवर कर सकते हैं आसानी से। अगला है हमारा भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री। इसके 3 पार्ट होते हैं, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो ज़्यादा सवाल मॉडर्न से पूछे जाते हैं। तो अब तक जो 2013 में 9 सवाल पूछे गए थे, 2016 में 8 सवाल पूछे गए थे, 18 में 7 सवाल थे और 2021 वाली प्री में
16 सवाल पूछे गए थे। तो ऑन एवरेज अगर आप मानो तो इसमें से भी 9-10 सवाल RS-प्री के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इंडियन हिस्ट्री वाले पोर्शन से। अगला जो सब्जेक्ट है वो है कि विश्व और भारत का भूगोल, इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी। तो इससे ऑन एवरेज 10 सवाल पूछे गए हैं। 13 में भी 10, 16 में भी 10, 18 में 12 और 2021 में 10 सवाल पूछे गए हैं। आगे मैं वीडियो के पोर्शन में बता दूंगा या अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपको इनमें से भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक या क्वेश्चंस कवर हो जाए। अगला हमारा जो इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन है, इसमें से 2013 में 13 सवाल पूछे गए थे, 16 में 12, 18 में 15 और 2021 में 7 सवाल आए थे। तो एक तरह से 12 से 15 सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से, 12 से 15। आगे आता है अपना इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी वाले पोर्शन से 2013 में 11 सवाल पूछे गए थे, 16 में 9 सवाल, 18 में 8 सवाल और 2021 में 4 सवाल। तो एक तरह से इसका भी एवरेज निकाले तो 8 से 9 सवाल अपने इंडियन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। तो स्पेशली बैंक वगैरह से, शेयर मार्केट वगैरह से थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है पोर्शन। तो आप एक बार वो देख लेना, बाकी अपने वीडियो में बता देंगे कि इसमें से भी कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साइंस एंड टेक है, ये वाला पोर्शन आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा टफ रहता है और साइंस वालों के लिए थोड़ा सा ईजी रहता है। लेकिन वही वाली बात है कि आर्ट्स वाले दूसरे जो टॉपिक्स है उसमें ज़्यादा लीड ले लेते हैं, लेकिन इतना टफ भी नहीं आता, बेसिक वाला आता है। तो आप आराम से आर्ट्स वाले भी इसमें अच्छे से कवर अप कर सकते हो। तो 2013 में 18 सवाल पूछे गए थे, 16 में 20 सवाल, 18 में 20 सवाल और 21 में 17 सवाल। तो एक तरह से इसमें 15 से 20 सवाल RS-प्री में हर बार साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से आते हैं। जो गणित और रीजनिंग यानी मैथ्स और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, इसका बढ़िया सा कंसेप्ट है कि हमेशा और हमेशा इसमें से 20 सवाल के करीबन आते हैं, चाहे भले वो 2013 वाली प्री हो, 16 वाली हो, 18 वाली हो और 21 वाली में 22 सवाल पूछे गए थे। तो ऑन एवरेज 20 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग हो तो आप 20 सवाल आराम से क्लियर कर सकते हो। और एक तरह से मैथ्स वाला पोर्शन ऐसा है कि इसका आंसर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो एक तरह से इसमें जो भी मार्किंग होती है वो श्योर वाली होती है। और लास्ट और मेजर इश्यू ये होता है कि करंट अफेयर्स वाला। तो इसमें आप देख लीजिए ऑन एवरेज 19, 20, 21 सवाल या 19 से लेकर 22 सवाल तक इसमें आप पूछे जाते हैं। 2013 में 22 सवाल पूछे गए थे, 2016 में 24, 2018 में 23 और 2021 वाली प्री में 19 सवाल पूछे गए थे। तो एक तरह से 20 के आसपास इस टॉपिक से भी सवाल पूछे जाते हैं। और इसके भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान सा स्ट्रेटेजी है कि आप लास्ट में एक मैगजीन पढ़ लीजिए जिसमें कि पिछले 8-9 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो कवर किया हुआ हो। चलिए अब हम लोग अगला जो हमारा वीडियो का पोर्शन है कि कट ऑफ मार्क्स क्या क्या रही थी और किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कितने सवाल थे और कितने मार्क्स थे। तो जो 2013 वाली प्री थी उसमें कट ऑफ रही थी अपनी 63.40, यानी कि 48 सवाल अगर आपके सही थे 150 में से, ध्यान रखना, तो आपका प्री क्लियर हो गया था या प्री हुआ था या लोग मेंस में बैठे थे। तो एक तरह से 63.40 मार्क्स और 48 क्वेश्चन। 2016 वाली में 78.54 मार्क्स कट ऑफ गई थी, यानी कि अगर आपके 60 सवाल सही हैं तो आपने RS-प्री क्लियर कर लिया था। 2018 वाली प्री में 58 सवाल यानी 76.06 मार्क्स कट ऑफ गई थी। तो एक तरह से जिसके भी 58 सवाल 150 में से सही हुए थे उसने RS-प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। और हाल ही में जो 2021 में हुआ था उसमें 84.72 मार्क्स कट ऑफ गई थी, यानी एक तरह से 63 नंबर की कट ऑफ, 63 क्वेश्चन की कट ऑफ गई थी। तो अगर आपके 150 में से 63 सवाल सही थे तो आप RS-प्री क्लियर कर चुके थे। और अगर हम इस बेस पे अब तक का अगर सारी RS-प्री का समरी निकाले या एवरेज निकाले और उसका ट्रेंड देखें तो अगर आपके इस एग्ज़ाम में 2023 में अगर आपके 93 या 95 के आसपास मार्क्स होते हैं तो आप आराम से अपने आप को सेफ मान सकते हो, ये श्योरली है। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें से कितने सवाल सही होने चाहिए अपने 150 में से, तो आप ऐसे यकीन मानिए कि 70 से 75 सवाल अगर आपके सही है तो आपके 93 से 100 नंबर आ जाएंगे। और अगर आपका 93 से लेकर या 95 से लेकर 100 के बीच में क्राइटेरिया है तो आप इजीली, चाहे कैसा भी पेपर आए, चाहे कितनी भी भीड़ होए, आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा RS-प्री के रूप में। तो आप एक तरह से अपना जो टारगेट है इस तरह से रखिए कि आपके कम से कम 75 सवाल सही हो जाएं, तो आप आराम से प्री क्लियर कर दोगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी भी ऐसी हो जाए तो एक 50% सिलेबस आपको कवर अप करना है तो आराम से आपका प्री क्लियर हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए 93
के आसपास जाएगी या सैप स्कोर माना जा सकता है आपका। एक तरह से आपको टॉप से ज़्यादा ये मान सकते हो कि आपका जो सैप स्कोर रहेगा वो 93 से अबो जितना भी है आपका वो 100 तक वो सैप स्कोर है, या एटलीस्ट 93 से अबो आप मार्क्स में हो तो आपके एक तरह से सेफ रेस में हो जाओगे। तो अगला देखिए आप लोग, अब ये है कि रिसेंटली जो हमारे RS प्री 2021 हुई थी उसका अंक विभाजन किस तरह से था। तो ये थोड़ा सा हम डीपली देख लेते हैं कि RS प्री जो 2021 का राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति से 15 सवाल पूछे गए थे। राजस्थान के भूगोल से 13 सवाल पूछे जाते हैं या पूछे गए थे। राजस्थान की इकोनॉमी से 9 सवाल यानी आर्थिक समीक्षा से 9 सवाल पूछे गए थे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से 8 सवाल पूछे गए थे। राजस्थान की जो विभिन्न योजनाएं चलती है फ्लैगशिप स्कीम्स उसमें से 5 सवाल आए थे और 5 सवाल मिसलेनियस थे, यानी कि विविध, कभी कुछ नॉर्मल सा पूछ लिया, AG भी पूछ लिया, बारी पूछ लिया। एक तरह से ऐसे सवाल हमारे पास 5 थे, 5 सवाल पूछे गए थे। विश्व और भारत का भूगोल से 10 सवाल पूछे गए थे। भारतीय राजनीति से 7 सवाल पूछे गए थे। इंडियन हिस्ट्री से 16 सवाल पूछे गए थे। इंडियन इकोनॉमी से या अर्थव्यवस्था वाले पोर्शन से 4 सवाल पूछे गए थे। साइंस एंड टेक से 17 सवाल पूछे गए थे। मैथ्स एंड रीजनिंग से 22 सवाल पूछे गए थे और करंट अफेयर से 19 सवाल पूछे गए थे। इस तरह से आपके जो 150 नंबर से या 150 क्वेश्चन से वो सारे इस तरह से कवरअप हुए थे। तो आप पिछला ट्रेंड देखकर भी अपने पढ़ाई को दिशा दे सकते हो कि हमें कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है और कौन से पे कम रखना है। अब लास्ट पोर्शन है इस वीडियो का, वो देख लेते हैं कि हमें ऑनलाइन कोर्सेज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो मेरे अनुभव के आधार पर मैंने अभी 4 मेंस दिए हैं अब तक और अभी मैं वर्तमान में सेकंड ग्रेड साइंस टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। तो उस अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूँ जितना मेरा नॉलेज है कि ऑनलाइन कोर्सेज अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि अब आपको RS प्री के लिए तो कोई आप कम से कम नया कोर्स ना खरीदें या अपने पैसों का एक तरह से बर्बादी ना करें। हाँ, अगर आपने पहले से RS प्री का या मेंस का अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट का कोर्स ले रखा है ऑनलाइन तो उनमें से वही टॉपिक देखें जो आप कठिनाई महसूस करते हो। अगर आपको कुछ भी आर्ट एंड कल्चर के इजी टॉपिक लग रहे हैं तो आप उनके लिए एक टॉपिक के लिए 1.5 घंटे या 1 घंटे का वीडियो देखकर समय वेस्ट ना करें। इसकी बजाय आप उनके नोट्स हैं या शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास या जो भी सोर्सेज अवेलेबल है उसको 15-20 मिनट में पढ़ लीजिए और बाकी वाला समय उसके रिवीजन में लगा लीजिए। तो एक तरह से मेरी ये रहेगी कि अभी के लिए आप RS प्री या मेंस का ऑनलाइन कोर्सेज ना खरीदें और अगर आपके पास हैं तो उसको पूरा पढ़ने की बजाय उन टॉपिक्स को ही वहाँ से कवर करें जो कि ज़्यादा वेटेज के हैं, ज़्यादा नंबर के हैं और आपकी समझ से थोड़े परे हैं। अगला रहेगा, यह एक बड़ा ये इश्यू है कि बाज़ार में अलग अलग कोचिंग्स ने, अलग अलग टीचर्स ने अपने हैंड रिटन नोट्स के आधार पर या इस पॉलिसी के बेस पे बहुत सारे नोट्स आप लोग को बाज़ार में उपलब्ध कराए गए हैं। तो क्या ये खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, और खरीदे तो कौन सी कोचिंग की खरीदे या कौन से टीचर्स की खरीदे। तो मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बिल्कुल पहले से आपके जो भी नोट्स अवेलेबल हैं या आपके पास जिस तरह के, चाहे वो कोचिंग के हो, खुद के बनाए हुए हो, कहीं और किसी गाइड की देख रेख में बनाए गए हैं, तो उन्हीं नोट्स का इस्तेमाल करें। बाजारू नोट्स को अभी खरीद कर पढ़ने का अभी बिल्कुल ही समय नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें खरीदना ही खरीदना है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के नोट्स खरीदें जो कि आपके पास मैटर अवेलेबल नहीं है और आसानी से आपके आसपास से वो टॉपिक कवरअप भी नहीं हो रहे हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक के बाज़ार के नोट्स खरीदें। हाँ, मेरा इसमें ऐसा मानना है कि कौन से कोचिंग या सर के खरीदें तो जो पहले से स्थापित है उनके खरीद लो, या फिर जिसमें आपका फेद हो, या आपके जो आसपास के सराउंडिंग स्टूडेंट्स हैं या आपके जो मित्र हैं उनसे आप सलाह लेकर कि उनको कौन से नोट्स अच्छे लगे या किस तरह से उनका मैटर देख के। और इससे भी ज़्यादा मेरा तो ये मानना रहेगा कि एक बार आप वहाँ बुक स्टॉल पे जाइए और सभी नोट्स जो वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं उनको आप एक बार रिव्यू कीजिए, देखिए 5-10 मिनट साइड में होकर, और फिर जो आपको बेस्ट लगे, अगर आपको कहीं से भी ये सलाह नहीं मिल रही कि किस कोचिंग के ज़्यादा बेटर है, तो आपको जो बेटर लगे, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो लिखावट हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो और चाहे वो डीपली नॉलेज हो, जो आपका मन माने वो एक नोट्स या एक कोचिंग के लिए आना। ऐसा नहीं हो कि आप अलग अलग 3-4 कोचिंग के नोट्स ले आए, फिर पढ़ने बैठ जाओ, फिर बहुत सारी बुक्स भी ले आए, फिर पढ़ने बैठ जाओ, तो आपका टॉपिक एग्जाम्स तक बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगा। अब अगला रहेगा मेरा कि टेस्ट सीरीज ले या ना लें। अभी वैसे समय कम बचा है, फिर भी अगर आप लोगों ने ले रखी है तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज अवश्य रूप से आपको ज्वाइन करनी चाहिए। फिर भी ना कर पाए हो, लेकिन देखो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज उन्हीं को लेना चाहिए जिनका कम से कम सिलेबस हुआ है। जब आप
पढ़ भी नहीं पाए हो तो फिर टेस्ट देने से या वहाँ समय वेस्ट करने से क्या मतलब। क्योंकि अगर आप बिना तैयारी के टेस्ट दोगे तो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएगी और साथ ही साथ आपकी जो प्रिपरेशन है उसका भी समय वेस्ट होगा, आप डिमोरलाइज फील करोगे और रेस से बाहर निकल जाओगे। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना टेस्ट सीरीज भी RS प्री क्लियर कर सकते हैं या करते हैं, हर बार की बात ही, या हर बार और इस बार भी करेंगे। साथ ही साथ अगर टेस्ट सीरीज ले रखी है तो उसको बिल्कुल आप सिस्टमेटिक वे में दें और 15 सितंबर से पहले पहले आप उस टेस्ट सीरीज की, चाहे वो कोर्स पूरा हो गया वो टेस्ट या नहीं हुए, तब भी उसको दे देवा के आप उसको छोड़ दें और लास्ट 15 दिन आप आराम से आपकी सेल्फ स्टडी और बिना कोई टेस्ट दिए, बिना कोई डिमोरलाइज हुए आपको सेल्फ तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा मानना रहेगा कि आप अभी RS प्री की नई टेस्ट सीरीज बिल्कुल ना लें और जो पहले से ले रखी है तो उसको कंटिन्यू कर लें। साथ ही साथ इसके अलावा मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि अभी आप जो आपका किसी टेलीग्राम माध्यम से या किसी दोस्तों के माध्यम से विभिन्न कोचिंग्स के जो टेस्ट पेपर हो चुके हैं उनकी PDF या उनकी जो हार्ड कॉपी अगर आपको कहीं से मिलती है मार्केट से या PDF प्रिंट निकाल के, तो आप एक बार उन क्वेश्चन को जरूर देख लें ताकि आपको आइडिया भी लग जाएगा और एक तरह से आप डिमोरलाइज भी नहीं होंगे और आप अपने टॉपिक को प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो मेरा ये, साथ ही साथ सेल्फ नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, तो पहले से नोट्स बने हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी अभी इतना समय कम है कि आपको मैं कहूँगा कि शॉर्ट नोट्स या सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश अभी ना करें क्योंकि अभी इतना समय भी नहीं है। साथ ही साथ अब ये है कि सर देखो इतने कम समय में मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। ये जो अपना एक लास्ट वाला टॉपिक है कि स्टैंडर्ड बुक्स, तो अभी आपके पास इतना समय नहीं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ सको या कोई भूगोल की या कोई आर्ट एंड कल्चर की या हिस्ट्री की, कोई ऐसे जयसिंह नीरज की आर्ट एंड कल्चर की या जो दूसरी कोई भी किताब है वो आप पढ़ सको। तो मेरे हिसाब से अभी आपको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। तो फिर भी जो लिमिटेड सोर्स रखते हो और अगर आपके पास टाइम है और आप कवर अप कर सकते हो तो RBC की 9 से 10 8वीं 9वीं या स्पेशली आप ऐसे ले लो जो 6 से लेकर 10 तक की राजस्थान अध्ययन की किताब है, राजस्थान अध्ययन की, चाहे वो पुरानी है या नई है, तो वो राजस्थान अध्ययन की बुक आप ज़रूर कहीं से भी खरीद लें। और कहीं से भी नहीं मिलती हो तो आप ऑनलाइन गूगल पे उसका लिंक ले सकते हो और PDF डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी निकाल सकते हो जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है, या फिर किसी भी अपने मित्र से या मार्केट से। स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मार्केट से आराम से बिल्कुल ही कम रेट में आपको अवेलेबल हो जाती है। तो राजस्थान अध्ययन की बुक 6 से लेकर 10 तक जरूर पढ़े। कोचिंग के नोट्स अगर आपके पास हो तो किसी भी एक कोचिंग के नोट्स जो आपके पास अवेलेबल हो वो ज़रूर पढ़े। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा, या अब तक के जो भी बताया है इन सबसे ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि गारंटी के साथ 20 से 30 सवाल वाले जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए उनसे रिपीट होते हैं, या एक तरह से उनके ऑप्शन चेंज करके, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके, या आंसर को क्वेश्चन बनाकर या क्वेश्चन को आंसर बनाकर जरूर सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा ये मानना रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जरूर सॉल्व करें और इसके लिए आपको बाज़ार में बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी। तो इसमें ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि उससे की खरीदनी है, क्योंकि इसमें कोई विशेष ज़्यादा ऐसा कुछ पब्लिशर्स की तरफ से छापने या बताने के लिए रहता नहीं है। हाँ, इतना सा ध्यान रखना कि जो व्याख्या वाले सवाल है या जिसमें व्याख्या दी हुई है वो किताब आप खरीद लें ताकि आपका वो साथ साथ में टॉपिक भी क्लियर हो जाए। और लास्ट में मैंने बताई है कि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का अभी आपके पास समय नहीं है। अगला जो एक टॉपिक बच गया, अगर हमने जो अब तक अगर आपको ध्यान हो तो अगर हमने ये जो अपना वीडियो का जो सार देखा था या जो शुरू में देखा था, तो इसकी जो एक पॉलिसी थी कि रणनीति या महत्वपूर्ण टॉपिक वाला इश्यू है वो अभी छूट रहा है। वो हम अगले टॉपिक में सिर्फ इसी टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मैं पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स का एनालाइज करते हुए कि इनमें से कौन कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका कम समय में प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, तो उसकी आप चिंता ना कीजिए। तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखिए और आप सबको अपने एकेडमी की ओर से ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के इस पोर्शन में हम देखते हैं कि RS प्री के लिए वो कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने रणनीति के तहत बताया है कि हम कुछ टॉपिक्स पढ़कर या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर RS प्री को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपन सब्जेक्ट वाइज कि वो कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको इतने कम समय में पढ़ा जा सकता है या जिनको पढ़ना जरूरी है। तो हम सबसे पहले राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति में से इतिहास वाला पोर्शन देखते हैं। तो राजस्थान इतिहास में से आप प्राचीन राजस्थान के हिस्ट्री में से आप सभ्यताएं वाले टॉपिक पढ़ सकते हो। गणेश्वर है, बेणेश्वर है, इनसे जरूर, बैराट वगैरह, इनसे हर साल को इनको सवाल जरूर पूछा जाता है। बाकी वाले पोर्शन को अगर आप समय हो तो बिल्कुल कवर कर ले और समय नहीं हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं।
मध्यकालीन इतिहास में से आप बड़े बड़े राजघराने जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, इनमें से भी जो बड़े राजा थे और जिनके उल्लेखनीय कार्य हैं, तो जैसे राणा कुंभा है, राणा प्रताप है, अपना सवाई जय सिंह है, तो ऐसे टॉपिक पढ़कर आप कम समय में, साथ ही साथ वो राजघराने भी कुछ जैसे रणथंभौर का है, अपना जो अलाउद्दीन खिलजी के जो अटैक हुए थे, सिरोही का है, तो वो भी आप थोड़ा सा एक बार देख लेना। इसके आगे जो आधुनिक है, तो देखो ध्यान रखना, अगर 8 से 10 सवाल आए तो यहाँ से 2-3 सवाल ही आएंगे, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन से 2-3 सवाल ही आते हैं, और 5 से 6 सवाल ये अपने आधुनिक वाले पोर्शन से आता है। ये कि ये सेम थ्योरी अपने इंडियन हिस्ट्री पे भी लागू होती है कि मॉडर्न से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और राजस्थान हिस्ट्री में भी यही है कि आप प्राचीन और मध्यकालीन कम भी पढ़ते हो या रफली पढ़ते हो और आधुनिक को ज़्यादा पढ़ते हो, तो इस कम समय में पीछे वाले दोनों टॉपिक्स की भरपाई की जा सकती है। कम समय में पढ़कर ज़्यादा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आधुनिक में भी जैसे प्रजा मंडल है, राजस्थान का एकीकरण है, 1857 की क्रांति है, और स्पेशली ये ध्यान रखना हर बार समाचार पत्र पत्रिकाओं से एक सवाल जरूर आता है, ये संगठन हुए, किसान आंदोलन हुए, तो ये टॉपिक आप पढ़कर एक तरह से कम समय में अपनी तैयारी को अच्छी धार दे सकते हो। अगला इसी का पोर्शन है अपना कि कला और संस्कृति में से कौन से टॉपिक पढ़े। वैसे ये एक जनमानस का विषय है और इसको बहुत सारा पढ़ने के बाद भी कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं लगता है, और कई बार एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जिनमें पढ़ने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। तो सामान्य आईक्यू, अपने सामान्य परिवेश, और अगर आप अपने आसपास के पर्यावरण के साथ कितना जागरूक हो, परिवेश के साथ कितना आपकी रहन सहन उठक बैठक है, तो उससे भी बहुत सारे सवाल आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। फिर भी जो टॉपिक्स हैं जिनसे हर सवाल मोस्टली क्वेश्चन बैठे हैं, तो चित्रकला वाला टॉपिक है, छोटा है और इसको आप आराम से कर सकते हो। लोक देवता और जो लोक देवियाँ हैं, इन टॉपिक से अभी हर साल एक न एक सवाल पूछा गया है, चाहे उनका मेला हो, चाहे उनका जन्म स्थान हो, चाहे वो किन के आराध्य देवता हैं, चाहे वो किन के कुल देवता हैं। इस तरह से हर बार कोई ना कोई सवाल आया ही आया है। त्योहार की तिथि का सवाल हमेशा आता है, तो ये भी एक आप टॉपिक आराम से आसानी से पढ़ लेना कि कौन सा जो स्पेशली अभी गोगा नवमी वगैरह है, इस तरह के जो त्यौहार है उनको भी आप जरूर एक बार देख के जाना। आभूषण है, आभूषण पहले सवाल काफ़ी आते थे, या जो छोटे एग्जाम है उसमें आज भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, पर कभी कभी अपने आरएस में भी इसमें आभूषण वाले टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। लोक नृत्य का सवाल हर बार एक न एक जरूर आता है, और साथ ही साथ संत और संप्रदाय भी से एक सवाल पक्का आता है। तो ये एक तरह से ऐसे टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, और इनको पढ़कर भी आप 6 से 8 सवाल तक आराम से क्लियर कर सकते हो। तो और अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इतने कम समय में हम कौन से सोर्सेज यूज करें, स्पेशली इन राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए। आप 9वीं और 10वीं की, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए 6ठी से 10वीं की जो राजस्थान, हमारा राजस्थान नाम से बुक आती है राजस्थान बोर्ड की, उसको आप पढ़कर आराम से इन टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। और पिछली बार भी जो आंदोलन वगैरह से महिलाओं के वगैरह के सवाल पूछे गए थे, राजस्थान की महिलाओं से रिलेटेड जो टॉपिक है अपना प्रमुख व्यक्तित्व, तो उनके सवाल सारे अपने 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो हमारा राजस्थान बुक है उससे ही आया था। तो एक बार आप वो जरूर, अगर आपके पास अवेलेबल हो या बाजार में कहीं अवेलेबल हो, तो आप आराम से उसको पढ़ना। अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है भारत का इतिहास। तो ये भी एक तरह से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 पोर्शन में बटा हुआ होता है, और इसमें भी 8 से 9 सवाल आते हैं, जिसमें से 5 से 6 सवाल अपने आधुनिक से आते हैं। तो आधुनिक में आप एक समाज सुधार आंदोलन है और जो प्रमुख समाज सुधारक है उनके बारे में जरूर देख लेना, उनकी बुक्स, उनकी संस्थाएं, उन्होंने कौन से संगठन की स्थापना की, कब की, तो वो एक बार जरूर देखना। साथ ही साथ 1857 की क्रांति और जो संगठन बने हुए थे बहुत सारे, उनको बारे में, हाँ ये भी एक ध्यान रखना, प्रेस और समाचार पत्र से भी एक सवाल इससे भी जरूर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक अगर आप कम समय में क्लियर करते हो तो आपका ये वाला पोर्शन भी, इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन भी आराम से क्लियर हो जाएगा। अगला पोर्शन अपन देखते हैं कि भारत और विश्व का भूगोल। तो इसमें से अगर देखो आप, भारत का जो भूगोल है उसमें आप खनिज, औद्योगिक प्रदेश, यहाँ से एक सवाल आता है, ऊर्जा संसाधन से हर साल सवाल आता है। तो ये 3-4 टॉपिक अगर आप कम समय पढ़ते हो तो आपका आराम से ये जो वाला पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब विश्व का है, तो इसमें देखो एक जलवायु परिवर्तन का सवाल 100% पूछा जाता है। कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड गैसें वगैरह का सवाल भी काफ़ी बार आया है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, ये सवाल आता ही आता है, और नदियाँ और जिले, पहले नदियों से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। तो एक बार आप इनको रफली कम समय में ये टॉपिक भी तैयार कर देना। अगला सवाल है, ये अगला जो अपना पोर्शन है वो ये है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान। वैसे तो हमने ऊपर देखा ही है, लेकिन इसमें से जो पोर्शन छूट गया है, राजस्थान का भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, राजव्यवस्था है, तो वो देख लेते हैं एक बार। राजस्थान के भूगोल काफ़ी बड़ा भी है, यहाँ से काफ़ी सवाल भी बैठते हैं,
और अभी तो आपको पुराना वाला ही पढ़ना है, जो नए जिले बने हैं उसको भी लोड नहीं लेना है, और पुराना जो आपके पास अवेलेबल है मैटर या सोर्स वो ही यूज करने हैं। तो राजस्थान के भूगोल में मुख्य रूप से जो भूप्रदेश का भौतिक विभाजन है, राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है उसको जरूर से मतलब पढ़े, क्योंकि एक दो सवाल यहाँ से जरूर आए हैं। नदियों से सवाल हर बार पूछे गए हैं, फसलें और उद्योगों से सवाल आया ही है, खनिज संसाधन से जरूर आया है, और जनसंख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल सवाल पूछा गया है। और भारत और जो अपने राजस्थान की जनसंख्या का जो डाटा है पूरा, आप एक तरह से एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर सवाल 100% पूछा ही जाएगा या पूछा ही गया है। ऊर्जा संसाधन से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, और आजकल राजस्थान के पर्यटन से भी एक न एक सवाल बैठ ही जाता है। कौन सा पर्यटन परिपथ है, कौन सा ये जो सड़क है कौन से पर्यटन को जोड़ती है, कौन से त्रिकोण को जोड़ती है। तो इस तरह के सवाल भी लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप इन टॉपिक को भी एक बार अवश्य रूप से देख लें। अगला जैसे अपना है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो इसमें ध्यान रखना, इसको 8 से 9 सवाल आते हैं, और उसका एकमात्र बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो। इकोनॉमिक सर्वे से ही आपके सारे सवाल आते हैं, और इसके लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि स्प्रिंग बोर्ड के जो विकास सर के जो वीडियो है तो उनको आप एक बार पक्के आराम से देख लो बढ़िया से। और साथ ही साथ कोई ऑब्जेक्टिव बुक आती है बहुत सारी अपने स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे की, तो वो एक बार आप छोटी सी सॉल्व कर लो, ताकि आपका पढ़ा हुआ मैटर रिमाइंड हो जाए और एक तरह से कन्फर्मेशन हो जाए। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते ही आते हैं, मतलब 100% आते हैं, और ये एक तरह से लीडिंग वाले पॉइंट होते हैं जो आप आराम से दूसरे पोर्शन में वीक भी हो तो इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करके आप बिल्कुल 10-15 वीडियो है वो देखकर आराम से आप आगे बढ़ सकते हो। तो अगला पोर्शन है अपना राजस्थान राज्य व्यवस्था। तो राजस्थान राज्य व्यवस्था से आजकल बहुत भारी सवाल आने लगे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो इससे मेरा ये रहेगा कि आप एक तो राजस्थान हाई कोर्ट को जरूर पढ़ लें, स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ना ही है, पर राजस्थान के संदर्भ में कि कौन सा पहला था मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान में कौन है, कितने नंबर तक हो गए हैं, या इसकी डिटेल एक तरह से आप अच्छे से ले लें। कब स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, डिवीजन बेंच कब बनी, कहाँ बनी, किसकी वजह से बनी, कौन सी कमेटी की सिफारिश से बनी, ये भी जरूर देख लें। और जितने भी आयोग है अपने, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, महिला आयोग हो, इनका आपको आराम से पूरी डिटेल से आप स्टडी कर लो, ताकि यहाँ से एक बार हर बार कोई न कोई सदस्य का हो या फिर उनका कार्यकाल का हो, कोई न कोई सवाल जरूर पूछा गया। तो ये एक तरह से आपका सेफ जोन रहेगा। साथ ही साथ 8 से 9 सवाल करंट अफेयर्स के आते हैं राजस्थान के, तो इसके लिए आप मूमल पढ़ लो। वरना मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जो 15 सितंबर के आसपास बहुत सारे पब्लिकेशन की पिछले 7-8 महीने की एक समरी वाली बुक आएगी, जिसमें उनका सारा रिव्यू दिया होगा और समरी दी हुई होगी। तो वो ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों अगर आपके पास अवेलेबल हो किसी भी पब्लिकेशन की, ऐसा कुछ नहीं है कि मूमल की लानी है, मूमल भी निकालता है और भी एडिशन निकालते हैं छोटे मोटे। तो आप किसी की भी करंट का कोई ज़्यादा ऐसा पब्लिकेशन का इंपॉर्टेंट रोल रहता नहीं है, तो आप आराम से उनको पढ़कर जो अपने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप जो राजस्थान वाला पोर्शन है आप अच्छे से करना, ताकि यहाँ से 50 सवाल आएंगे, तो हो सकता है कि आप यहाँ से 40 सवाल तक या 35 से 40 सवाल सही कर लो। अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो यहाँ से भी सवाल आजकल थोड़े टफ आने लगे, लेकिन फिर भी जो कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आप पढ़कर कम से कम 3-4 सवाल इजीली सिक्योर कर सकते हैं। तो प्रस्तावना जरूर पढ़ना आप लोग। आजकल ये जो DPSP नीति निर्देशक तत्व है और मूल कर्तव्य है, यहाँ से जवाब 1-2 सवाल जरूर पूछे जाने लगे, तो इन टॉपिक को भी आप देख लेना। समय हो अगर आपके पास, तो सन से थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पर फिर भी आप इसको देख लेना। हाँ, यहाँ पर भी आयोग जरूर देखना आप, जितने भी, चाहे भले महिला आयोग हो, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, या फिर जितने भी आपको जो भी SC ST आयोग, मानवाधिकार आयोग, CBC, ये सारी चीज़ें आप एक तरह से जरूर देख के जाना। इनसे भी सवाल हमेशा एक न एक सवाल पूछा ही गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब ये कमल्टिव, इन दोनों का भी आप एक तरह से समय रहते हुए अध्ययन कर लेना, इनसे भी सवाल आजकल पूछे जाने लगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी वैसे थोड़ा सा एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, कि भाई ये गतिशील सब्जेक्ट है, कि इसमें से लगातार करंट के सवाल पूछे जाते हैं या करंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी टेक्नोलॉजी के सवाल आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप इनको, एक तो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, और अभी हाल ही में जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसके बारे में ज़रूर डिटेल पढ़ लो, ताकि इसे एक सवाल 100% आएगा। सामान्य ज्ञान में अगर आप विज्ञान में पूछो तो ब्लड वाला टॉपिक पढ़ लो, और एक जैव विविधता वाला पोर्शन क्लियर कर लो, क्योंकि ऐसा हर बार हुआ कि एक न एक दिवस के बारे में जरूर पूछा गया है, स्पेशली जैव विविधता से रिलेटेड, या दिवस के बारे में, या उस कौन सा ईयर को, कौन सा जो साल है उसको क्या घोषित किया गया है, उसकी थीम क्या है, जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी, कब मनाया जाता है, कब आता है। तो ये पोर्शन आप जरूर याद कर दें। भारतीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ से 3 से 4 सवाल आते हैं। तो इसका एक बढ़िया पोर्शन रहता है कि आप HDI मतलब ह्यूमन
डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक जरूर पढ़ ले, खुशहाली सूचकांक, और जो साथ ही साथ विभिन्न इंडेक्स जारी होती है, चाहे वो पत्रकारिता वाली हो या भ्रष्टाचार वाली हो, कि पूरे विश्व में भूखमरी वाली हो, कि कौन सा जो इजी रोजगार वाली हो, तो इसमें डेवलपमेंट वाली हो, तो इसमें से आप कोई भी जितनी भी आई है उन सबको एक बार जरूर देख ले। और इसमें ये देख ले स्पेशली कि इंडिया का स्थान कौन सा है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे सवाल पूछे गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो एक तो आप इंडेक्स याद कर लो अच्छे से, साथ ही साथ अगर आपको समय मिले तो बैंक और शेयर मार्केट भी थोड़ा सा पढ़ लेना, मुद्रास्फीति की दर वगैरह वो भी थोड़ा सा आप रिमाइंड कर लेना। गणित और रीजनिंग ये ऐसा पोर्शन है जिनको मेरे हिसाब से पूरा पढ़ के जाना चाहिए। और गणित में अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओ कम समय में, तो ब्याज और प्रतिशत वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक जरूर क्लियर करके जाना, ताकि इनसे आपके 3-4 सवाल या 2-3 सवाल बैठ जाएंगे। और रीजनिंग के लिए वैसे प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए, IQ आपका अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करके जाते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको वहाँ से भी आइडिया लग सकता है। तो मेरे हिसाब से आप ये भी एक बार देख के चले जाना। अब लास्ट पोर्शन रहा है अपना जो करंट अफेयर्स वाला। तो करंट अफेयर्स के बारे में यही कहूँगा, चाहे वो राजस्थान वाला हो, इंडिया हो या वर्ल्ड हो। मुमल की भी आती है, एक बहुत सारे पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो भी, और साथ ही साथ 15 सितंबर तक कोई भी एडिशन की अगर पिछले 7-8 माह का जो करंट है जनवरी से स्पेशली, वो समरी के रूप में दिया हो तो आप जरूर पढ़ लें, और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लें। और बहुत सारे कोचिंग्स भी अपने लास्ट में निकालेंगे, तो आप ज़्यादा अलग अलग सोर्स ना पढ़ने के बजाय एक ही सोर्स को 2 बार पढ़ लेना, ताकि आपके करीबन जो 20 से 25 सवाल आते हैं अपने पूरे करंट अफेयर्स के, राजस्थान, वर्ल्ड और इंडिया के, तो वो सवाल आपके इजी बैकअप वाले होते हैं, और इजी आप आगे सेफ स्कोर की ओर जा सकते हो या और लोगों से लीड ले सकते हो, और पढ़ने में भी थोड़े आसान रहते हैं, याद करने में भी थोड़ा आसान रहता है। तो चलिए, ये मुझे थोड़ा सा लगा था कि कम समय बचा है और आप सब लोगों को थोड़ा सा जो मेरा अनुभव है उसके बेस पे आपको दिशा निर्देश दे दूँ या आपको गाइड कर दूँ, तो हो सकता है कि आपके टारगेट को प्राप्त करने में मेरी राय या मेरा अनुभव आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आप सबको एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हौसला रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और इजीली प्री का एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये मेरा आपके लिए विश्वास भी है, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने और सुनने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों या दोस्तों में ज़रूर साझा करें।